नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और अब बस सबको फाइनल फेज की वोटिंग का इंतजार है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं ने खूब चुनावी चाल चली। 7वें चरण में किस सीट पर कौन सी चुनावी चाल चल रही है, हमारी नजर हर चुनाव के उस एक चाल पर है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को हम आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी हम आपको समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला चुनावी चाल समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। तो शनिवार को 2024 लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग होने जा रही है। 1 जून को 7वें चरण में देश के 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग होगी। कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होना है। लोकसभा चुनाव में सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब आखिरी फेज के चुनाव के बाद सबकी नजरें 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी हुई। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। शनिवार को 7वें दौर में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीट पर मतदान होगा। इसमें कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की 8 लोकसभा सीट पर 134 उम्मीदवार। आखिरी फेज में बिहार की 8 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। इनमें पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आखिरी फेज में बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती स्ट्राइक रेट बनाए रखने की होगी। पिछली बार 8 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव के भाग्य का फैसला होगा तो मीसा भारती, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की प्रतिष्ठा भी इस बार दांव पर है। आखिरी फेज के चुनाव के बाद सभी की नजर 4 जून को आने वाले नतीजे पर टिकी होगी, जब सभी फेज की सीट पर हुए चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में आखिरी चरण में यानी कि कल जिन 8 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है, हम आपको चुनावी चाल समझाते हैं। 7वें फेज में 1 जून को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी 8 सीटों में से 3 जहानाबाद, नालंदा और काराकाट में जेडीयू की जीत हुई थी, जबकि बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। यानी कि 2019 में इन सभी 8 सीटों पर एनडीए का ही कब्जा था। इस बार की बात करें तो काराकाट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। यहां जेडीयू का महाबली सिंह का टिकट काटा गया है। मतलब कि 2019 में ये सीट जेडीयू के पास थी और महाबली सिंह यहां से चुनाव जीते थे। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, सासाराम, आरा और बक्सर की सीट बीजेपी जीती थी और इस बार सासाराम और बक्सर में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। सासाराम से पूर्व सांसद मुनीलाल के बेटे शिवेश राम को टिकट दिया गया है, तो बक्सर में अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। बक्सर में इस बार कड़ा मुकाबला है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की बात करें तो पिछली बार इनमें से कोई भी सीट विपक्षी गठबंधन नहीं जीत पाई थी। तब उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन के साथ ही थे, यानी कि वो भी विपक्ष में ही थे। इंडिया गठबंधन में इन 8 सीट में से नालंदा, काराकाट, आरा में भाकपा माले और पटना साहिब, सासाराम में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो आरजेडी पाटलिपुत्र और बक्सर लोकसभा सीट के साथ ही जहानाबाद लोकसभा की सीट पर भी चुनाव लड़ रही है। भाकपा माले ने नए उम्मीदवार दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने भी दोनों सीटों पर नए उम्मीदवार ही उतारे हैं। आरजेडी ने पाटलिपुत्र और जहानाबाद में अपने पुराने जो चेहरे हैं उसे ही रिपीट किया है, तो बक्सर में आरजेडी ने अपना नया उम्मीदवार इस बार उतारा है।
यानी 7वें फेज की लड़ाई नए पुराने चेहरों के साथ ही काफी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि 7वें फेज के चुनाव में कई सारे सियासी दिग्गज नेताओं के किस्मत पर भी जो प्रतिष्ठा है उनकी वो दांव पर लगी हुई है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में अब तक 6 चरण के चुनाव में 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 1 जून यानी कि बस कुछ ही घंटे का इंतजार है। आखिरी फेज की 8 सीटों पर वोटिंग शुरू होने वाली है। पहले चरण को अगर हम छोड़ दें तो बाकी बचे 5 फेजों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की है। तो सवाल है कि क्या 7वें चरण में भी महिलाओं का पुरुषों से ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड बरकरार रहेगा? चिलचिलाती गर्मी का असर हो या फिर कोई और वजह, बिहार में अब तक हुए 6 फेज के चुनाव में 2019 के मुकाबले कम वोटिंग हुई है। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि 6 फेज की वोटिंग में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 11% अधिक है। सवाल कि क्या 7वें फेज में भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग करेंगी? वैसे तो इस सवाल का जवाब 1 जून को वोटिंग खत्म होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब तक हुए 6 फेज में महिलाओं की वोटिंग का ट्रेंड कैसा रहा है आप वो देख लीजिए। बिहार में पहले फेज में 4 सीट पर 49.26% वोटिंग हुई। पहले फेज में पुरुषों ने 49.59% वोटिंग की, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत मात्र 48.90% रहा। यानी बिहार में पहले फेज की वोटिंग में महिलाओं की वोटिंग का अंतर पुरुषों के मुकाबले 0.69% रहा। यानी पुरुषों के हिसाब से 0.69% महिलाओं ने कम वोट डाले, लेकिन दूसरे ही फेज से महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने लगा। दूसरे फेज में 59.45% वोटिंग हुई। पुरुषों का वोट प्रतिशत 56.41 रहा। महिलाओं ने 62.73% वोटिंग की, यानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 6.32% अधिक वोटिंग की। तीसरे फेज में 5 सीटों पर कुल 59.15% वोटिंग हुई। पुरुषों का वोट प्रतिशत 53.57 रहा, तो महिलाओं का वोट प्रतिशत 65.20 रहा। यानी कि तीसरे चरण में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की। तीसरे चरण में पुरुष और महिलाओं की वोटिंग का अंतर बढ़कर 11.63% पहुँच गया। चौथे चरण की बात करें तो चौथे चरण में 58.21% वोटिंग हुई। पुरुष वोटर ने 54.39% वोटिंग की, तो महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत 62.47 रहा। चौथे चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8.08% वोटिंग की। पांचवें फेज में बिहार में 56.76% वोटिंग हुई। इसमें पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.42 रहा, जबकि महिलाओं ने 61.58% वोटिंग की। पांचवें चरण में पुरुष और महिलाओं की वोटिंग का अंतर 9.16% रहा है। छठे चरण में 25 मई को बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 57.18% वोटिंग हुई। पुरुष और महिलाओं की वोटिंग की बात करें तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 51.95% रहा, तो महिलाओं ने 62.95% वोटिंग की, जो पुरुषों के मुकाबले 11% ज्यादा है। मतलब ये कि पहले फेज को छोड़ दें तो बाकी के 5 चरणों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। तो फिर से वही सवाल है कि क्या 7वें फेज में बिहार की महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करेंगी और महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप चुनाव में महिलाओं की बम्पर वोटिंग को समझिए। 2019 के मुकाबले चुनाव में बिहार में 57.33% वोटिंग हुई थी।
2019 में महिलाओं का जो वोट प्रतिशत था वो 59.58% था। 2019 में 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक वोट डाला था। 2019 में पुरुषों ने 55.26% जबकि महिलाओं ने 59.58% वोट डाला था। यानी कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 4.66% अधिक मतदान किया था और इसका नतीजा ये हुआ कि 2019 में एनडीए को बिहार में 40 में से 39 लोकसभा की सीट पर जीत हासिल हुई थी। 2014 में भी महिलाओं ने 26 सीटों पर पुरुषों से अधिक वोट डाले थे। 2014 में नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे, लेकिन 31 सीट पर एनडीए को जीत मिली थी। 2024 में अब तक 6 फेज में 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 6 फेज के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 11% अधिक वोटिंग की है। तो क्या 2014-2019 की तरह ही एनडीए को एक बार फिर से 2024 में फायदा मिलेगा? ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जेडीयू और बीजेपी के नेता महिलाओं की बम्पर वोटिंग को एनडीए के पक्ष में मानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया था। महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी लागू की और लड़कियों के लिए नीतीश कुमार ने साइकिल योजना शुरू की थी। हालांकि विपक्ष एनडीए के दावे से सहमत नहीं है। एनडीए के दावे को गलत बताते हुए विपक्ष अपने पक्ष में माहौल की बात कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को महिलाएं किसके तरफ जाती हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं झारखंड की 3 सीटों पर 7वें चरण की वोटिंग है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर शनिवार को यानी कि कल वोट डाले जाएंगे। कहां किसका किससे मुकाबला है, आइए आपको दिखाते हैं। अंतिम चरण के रण की तैयारी, संथाल में कौन किस पर भारी, क्या है संथाल की जनता का मिजाज। झारखंड में अंतिम चरण के रण की तैयारियां पूरी हो चुकी है। संथाल परगना की 3 सीट पर कौन राज करने वाला है, ये 1 जून को जनता तय कर देगी। वैसे तो प्रदेश में 3 चरण में वोटिंग हो चुकी है, पर पूरे देश की नजर चौथे चरण के रण पर है, क्योंकि संथाल परगना के दंगल में अपनों के खिलाफ अपनों की निर्णायक जंग होने जा रही है। अंतिम चरण की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका और गोड्डा में 1 जून को वोटिंग होगी। बीजेपी के लिए संथाल परगना का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं है। यही वजह है कि अंतिम चरण के प्रचार के लिए बीजेपी के सभी दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एमपी के सीएम मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत कई बीजेपी नेता संथाल में दिखे। इंडिया अलायंस ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो कमान कल्पना सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन ने ही संभाली, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और कई इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की। संथाल परगना का परिणाम 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी असर डालेगा। एनडीए और इंडिया दोनों क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप झारखंड की 3 सीटों पर चुनावी चाल को समझिए। झारखंड में 7वें चरण में 3 सीटों पर चुनाव है। 2019 में 2 सीटें बीजेपी के पास थी। गोड्डा से निशिकांत दुबे और दुमका से बीजेपी के सुनील सोरेन चुनाव जीते थे। राजमहल सीट पर जेएमएम के विजय कुमार हांसदा ने बाजी मारी थी। लेकिन 2024 की लड़ाई 2019 से थोड़ी अलग है, क्योंकि दुमका और राजमहल सीट पर जेएमएम का मुकाबला अपनी पार्टी के बागियों से है। दुमका में सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो सीता सोरेन के खिलाफ जेएमएम के नलिन सोरेन चुनावी दंगल में है। राजमहल लोकसभा सीट पर भी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनावी मैदान में है। राजमहल सीट से जेएमएम ने विजय हांसदा को मैदान में उतारा है और यहां से बीजेपी ने ताला मरांडी को टिकट दिया है। गोड्डा सीट पर बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव के बीच सीधा मुकाबला है।
बीजेपी के लिए संथाल परगना का चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ की 3 में से 2 सीट फिलहाल बीजेपी के पास है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी 2 सीट को बचाने के साथ ही तीसरे सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं इंडिया गठबंधन अपनी 1 सीट बचाते हुए सीटों की संख्या बढ़ाने की जुगत में है। तो दोनों ही पार्टियों के बीच कह सकते हैं, दोनों ही गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान साधना में लीन है। पीएम मौन व्रत में है, पर सियासत बेहिसाब जारी है। विपक्ष प्रधानमंत्री के ध्यान पर तंज कस रहा है, तो एनडीए के नेता पलटवार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण शुरू होने से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री 45 घंटे का ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान साधना के दौरान पीएम कड़े नियमों का पालन भी कर रहे हैं। अन्य नहीं, केवल नारियल पानी और जूस पर पीएम है, पर विपक्ष परेशान है। सवाल ध्यान पर ही उठाए जा रहे हैं। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी है और कैमरा के अधीन है। ये कौन सा ध्यान है? ये ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी मैं समझता हूं कि एक तरह से खेल खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर सियासी संग्राम जारी है। विपक्ष के सवाल पर जेडीयू नेता केसी त्यागी जवाब देते हुए कहते हैं कि साधना पर सवाल उठाना व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार है। नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष, हर 5वें वर्ष या चुनाव के बाद इस तरह की अपनी धार्मिक आस्थाओं को निभाते रहे। इससे पहले भी वो कई धार्मिक स्थानों को जा चुके हैं। लिहाजा उनके द्वारा की गई साधना पर सवाल उठाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी हनन है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन है। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष के सवाल का जवाब बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन भी दे रहे हैं। कहते हैं पीएम सनातनी हिंदू हैं, चाहे अपने धर्म पर चलें, विपक्ष को क्या हो गया है? ये हो क्या गया विपक्ष को? एक सनातनी हिंदू है प्रधानमंत्री, वो अपने धर्म पर चले, उसके लिए भी रोक है। पीएम हर बार चुनाव के बाद ध्यान लगाते रहे। 2014 में चुनावी शोर थमने के बाद पीएम महाराष्ट्र के रायगढ़ जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। 2019 के चुनाव के बाद पीएम केदारनाथ धाम जाकर गुफा में ध्यान लगाया था। तो इस बार पीएम ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ध्यान साधना के लिए चुना है। पीएम मोदी की ध्यान साधना पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पीएम मेडिटेशन में है और विपक्ष टेंशन में। सवाल ये कि मोदी की तपस्या क्या विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।